हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार होते हैं उसी का अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग समानता का अधिकार 14 से 18 पढ़ चुके हैं। तो आज हम 19 से 22 जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है उसको हम पढ़ेंगे, उसके सारे विवाद देखेंगे और एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न बनते हैं उनको भी देखेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ आपको हेल्प मिली है तो आप हमें एक लाइक दे सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको बहुत कम समय में अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से, तो आप उनको जरूर देखिएगा। और चलते हैं आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 19 में देखिए 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है। गारंटी कौन देता है? संविधान गारंटी देता है। पहला है विचार और अभिव्यक्ति, और इसी में हमारी प्रेस की आज़ादी भी आती है। इसको हम विस्तार से देखेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा संक्षेप में इसको देख लेते हैं कि एक एक अनुच्छेद का मतलब क्या क्या है। दूसरा है हमारा शांतिपूर्ण सम्मेलन, तो शांतिपूर्ण सम्मेलन हम कहीं भी कर सकते हैं। तीसरा है संगठन या संघ बनाना, तो अनुच्छेद 19 ही हमें बताता है कि संगठन या संघ बना सकते हैं और भारत में कहीं भी घूम सकते हैं और कहीं भी निवास कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम जो भी व्यापार या पेशा करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 हमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, तो ये अपराधी व्यक्ति के लिए अनुच्छेद 20 है। और अनुच्छेद 21 क्या है हमारा? जो कि है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसमें जीवन का अधिकार और इसी में निजता का अधिकार भी शामिल है। स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार इसी में शामिल है। इसको लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये डिसीजन दिया था कि निजता का अधिकार इसी में शामिल है। देखेंगे कौन सा वो विवाद था। अनुच्छेद 21 ए आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात करता है। ये संशोधन करके जोड़ा गया है, ये मूल संविधान में नहीं था। तो कब जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। इसको भी देखेंगे विस्तार से। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा और 24 घंटे के पीछे, तो ये भी अपराधी व्यक्ति के लिए है। अगर कोई अपराधी व्यक्ति है और उसको पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो उसको कारण बताना होगा पुलिस को कि हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। उसके साथ साथ 24 घंटे में उसे न्यायालय में पेश करना होता है। तो ये सब बातें इसमें दी गई हैं, किसमें? अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। चलते हैं अब हम इसको एक एक को बारीकी से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम का समूह है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माने जाते हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार माने जाते हैं। अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताओं का संरक्षण करता है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। तो 6 स्वतंत्रताओं के बारे में अनुच्छेद 19 बताता है। अनुच्छेद 19 एक के तहत 6 अधिकार हमें मिले हैं। कौन कौन से अधिकार मिले हैं? पहला, विचार और अभिव्यक्ति की। हमें विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता और चुप रहने का अधिकार भी इसी में शामिल है। याद रखना, हम प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में, कई बार सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस आर्टिकल से ली गई है, तो आर्टिकल नंबर 19 या 19(1) भी आ सकता है। ठीक है। व्यवसायिक विज्ञापन, आप कोई व्यवसाय करते हैं, आप उसका प्रचार करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप उसका प्रचार कर सकते हैं, चाहे आप पोस्टर छपवा करके, कहीं होर्डिंग्स बैनर लगा करके, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार से आप उसका प्रचार कर सकते हैं। ये आपकी आज़ादी है। चुप रहने का भी अधिकार है। बहुत सारे आपने देखा होगा, कभी ऐसा मैटर हुआ है कि मौन आंदोलन करते हैं लोग, तो मौन आंदोलन भी आप कर सकते हैं, मतलब चुप ही रह सकते हैं। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप बोलिए, आप मौन रहने का भी अधिकार है आपको। शांतिपूर्ण सम्मेलन, आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं बिना हथियार के। आप शांतिपूर्ण ढंग से कहीं पे इकट्ठे होकर के और आप लोगों के साथ में सम्मेलन कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। हड़ताल का अधिकार इसमें नहीं है। हड़ताल किसको कहते हैं? हड़ताल कहते हैं कोई कर्मचारी लोग होते हैं, चाहे वो सरकारी के हों या प्राइवेट सेक्टर के हों, तो अगर वो एक साथ काम को बंद कर देते हैं और बाहर जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको कहते हैं हड़ताल। तो हड़ताल का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। संघ, संघ बनाना या संगम, तो आप संघ बना सकते हैं। संघ का मतलब होता है राजनीतिक दल। आप अपनी पार्टी बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं और उसके साथ साथ सहकारी समितियां भी बना सकते हैं। कोई भी आप ऐसा संगठन बना सकते हैं जो पब्लिक के लिए काम करे, या फिर आप स्वयं अपने लिए भी काम करने के लिए संगठन बना सकते हैं। तो इसमें आप संघ
या संगम बनाने का अधिकार आपको मिलता है। आबाद संचरण, आबाद संचरण का मतलब क्या होता है? भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने की आज़ादी है। तो यही अनुच्छेद 19 जो है आपको भारत के किसी भी कोने में घूमने की आज़ादी देता है। निवास, निवास का मतलब है कि ये भारत के किसी भी हिस्से में आप रह सकते हैं, इसकी भी आज़ादी देता है संविधान का अनुच्छेद 19। व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब पैसा प्रोफ़ेशन, कोई भी व्यापार या नौकरी करने की आपको आज़ादी है, तो ये आपको आज़ादी देता है अनुच्छेद 19। तो ये 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएँ हैं वो अनुच्छेद 19 देता है। ध्यान रखना इस पे उचित प्रतिबंध रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं कानून के द्वारा ध्यान रखना। कौन बनाएगा कानून? संसद। उसी के द्वारा आपको ये आपसे ये छीने जा सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधी व्यक्ति के लिए है, जिसमें लिखा है अपराधियों या अभियुक्तों के 3 तरह की सुरक्षा प्रदान करता है। पहली सुरक्षा प्रदान करता है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। कार्योत्तर विधि से संरक्षण का मतलब क्या है? यदि किसी व्यक्ति को तब तक सजा नहीं दी जा सकती है जब तक कि उसने किसी मौजूदा कानून का उल्लंघन ना किया हो। देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप समझिए। मान लीजिए आज अगर किसी ने कोई अपराध किया और आज उस अपराध की सज़ा कुछ है, मान लीजिए 5 साल है और आने वाले समय में उसी अपराध की सज़ा या 2 साल में 10 साल कर दी जाती है या उम्र कैद कर दी जाती है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मान लीजिए उसी समय उसका इस वाले केस का डिसीज़न आया था। तो ऐसा नहीं होगा कि अदालतें कि उसको जो है नए वाले कानून के हिसाब से उसको सज़ा देंगे, नहीं। उसी समय के कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी जिस समय उसने अपराध किया था। तो ये बात इसके कार्योत्तर विधि से संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 20। उसी में एक और बात की ये दोहरी क्षति से मुक्ति। तो अगर कोई अपराधी व्यक्ति है तो उसको दोहरी क्षति से मुक्ति की भी बात अनुच्छेद 20 बताता है कि आपको अगर आपने कोई एक अपराध किया है और उसकी सज़ा आपको मिल चुकी है तो दोबारा उसी अपराध की सज़ा नहीं दी जाएगी। ये बात अनुच्छेद 20 हमें बताता है। स्व अभिशंसन के से निषेध, स्व अभिशंसन से निषेध का मतलब क्या होगा? आप किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो पुलिस आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। इसको ऐसा समझिए कि आप पुलिस प्रेशर बना करके आपसे ये नहीं कहलवा सकती है कि नहीं ये अपराध मैंने किया है। ठीक है ना? चलिए, अब आते हैं आगे अनुच्छेद नंबर 21 पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ये अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में बताता है। यह संविधान का सबसे व्यापक अनुच्छेद है। सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर इसकी व्याख्या बढ़ा दी है। तो इसमें बहुत सारे विवाद हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें समय-समय पर इसमें डिसीजन दिया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। तो ध्यान रखना इसमें बताया गया था कि जो अगर किसी भी व्यक्ति को इस स्वतंत्रता से वंचित कब किया जा सकता है तो वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत देखिए अन्य अधिकार भी दिए गए हैं। एक तो निजता का अधिकार, सीधा क्वेश्चन बनता है कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 से लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। आश्रय का अधिकार, राइट टू शेल्टर, आप कहीं पे भी आश्रय ले सकते हैं, ये आपका अधिकार है। स्वास्थ्य का अधिकार, तो आप स्वास्थ्य का भी आपका अधिकार है कि आप स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहने के लिए आप अपनी अधिकारों की मांग कर सकते हैं सरकार से। इसीलिए आपके सरकारी अस्पताल बनाए जाते हैं। आपको निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं क्योंकि आपका स्वस्थ रहने का अधिकार आपका है। निःशुल्क विधिक सहायता, आप फ्री लीगल एड्स आपको मिलेगा, ये भी आपका एक अधिकार है। फ्री लीगल एड का मतलब होता है कि मान लीजिए आप कोई अपराधी व्यक्ति हैं और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उसको अफ़ोर्ड कर सकें जो वकील है न्यायालय में, तो आपको सरकार या न्यायालय आपको एक वकील देगी जो कि आपकी विधिक सहायता के लिए, ठीक है? मान लीजिए वो आपके कोई केस लड़ने के लिए। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, तो इसी में आपका स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। तो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये निजता का अधिकार वाला और ये स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। ये कई बार सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि निजता का अधिकार किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 से। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 से। अनुच्छेद 21 ए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, तो अनुच्छेद 21 ए भी इसी में जुड़ा गया था। क्या था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। यह राज्य को आदेश देता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि ये एक कैसा है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और ये हमारी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।
तो ये भी अपराधी व्यक्ति के लिए है। ये गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में बात करता है। ये क्या है? सामान्य दंड विधि से, सामान्य दंड विधि का मतलब है गिरफ्तारी का कारण जानना होगा। तो उस जो व्यक्ति को गिरफ्तार करने आई है कोई पुलिस या अथॉरिटी, तो उसको बताना होगा कि हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। तो जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हो वो कह सकता है कि हमारे वकील से हमें मिलाया जाए, तो उसको मिलाया जाएगा, क्योंकि उसको अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। यात्रा का समय इसमें शामिल नहीं होता है, याद रखना। तो ये अनुच्छेद 22 बताता है। निवारक निरोध के तहत, अब निवारक निरोध के तहत क्या है? यदि किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले केवल शंका के आधार पर पकड़ा जाए तो उसे बिना सुनवाई के 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो ये बताता है कि आपको अगर किसी शंका के आधार पर पकड़ भी लिया है मान लीजिए, तो आपको अधिकतम 3 महीने तक ही आपको वो रख सकते हैं कस्टडी में। उसके बाद उसको न्यायालय में पेश करना ही करना होगा। उसके बाद न्यायालय जो डिसीजन देगा वो उसके आधार पर चलेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 22, ये 19 से लेकर के 22 अनुच्छेद थे जो विस्तार पूर्वक हमने समझा। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ विवाद हुए थे, उनको बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विवाद, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार भारतीय संविधान के सबसे विवादित और चर्चित हिस्से रहे हैं। इनमें लागू होने से लेकर के अब तक न्यायपालिका और सरकार के बीच कई टकराव हुए। तो इनको लागू होने से लेकर के अब तक सरकार और इनके बीच में बहुत सारे टकराव हुए हैं। क्या क्या टकराव हुए? तो पहला इसमें विवाद हुआ था अनुच्छेद 19 बनाम देश की सुरक्षा। तो अनुच्छेद 19 बनाम देश की सुरक्षा, ए के गोपालन केस पूछा जाता है कि ए के गोपालन केस क्या था। तो 1950 में ए के गोपालन केस आया था। यह संविधान लागू होने के तुरंत बाद का पहला बड़ा विवाद था। तो जैसे ही संविधान लागू हुआ 1950, 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था, तुरंत उसके बाद ये केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। कौन थे? ए के गोपालन केस थे। ए के गोपालन साहब थे। ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कहते हैं विवाद है, क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सरकार अंकुश लगा सकती है? तो इन्होंने पूछा क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सरकार अंकुश लगा सकती है? अभिव्यक्ति माने बोलने की आज़ादी पर। तो क्या नतीजा क्या आया? इसी विवाद के कारण पहला संविधान संशोधन 1951 करना पड़ा। भारत सरकार ने अनुच्छेद 19(2) में लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर और विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध जैसे संविधान जोड़े, ताकि ताकि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर उचित रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सके। तो ये जो विवाद आया था, तो क्या था कि सरकार ने इसमें 19(2) में एक चीज जोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप लोक व्यवस्था मतलब पब्लिक ऑर्डर और उसके साथ साथ विदेशी राज्य से अगर आपके मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, तो आप पे आज़ादी पर भी रोक लगाई जा सकती है। कैसे? कि आपके अगर मैत्रीपूर्ण संबंध किसी मान लीजिए विदेशी व्यक्ति से हैं, या आपने किसी लोक व्यवस्था का मतलब है कि कहीं पे भी कोई ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि अगर आप उसमें दखलंदाजी करोगे तो वो हानिकारक हो सकती है। तो ऐसे में आपको रोका जा सकता है आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी से। ठीक है, तो ये ए के गोपालन केस था 1950 में। उसके बाद है दूसरा केस है अनुच्छेद 21 का विस्तार किया गया था मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ये बहुत ही विवाद में रहता है। 1978 की ये बात है। तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ, तो ये मेनका गांधी जी 1978 की बात है। यह अनुच्छेद 21 के तहत इतिहास का सबसे क्रांतिकारी मोड़ है। आपातकाल 1975 से 77 के बाद मेनका गांधी का पासपोर्ट सरकार ने बिना कारण बताए जब्त कर लिया था। तो बात थी 1975 से 77, इमरजेंसी का दौर था। और उसके बाद जब मेनका गांधी जी क्या उनका वो पासपोर्ट था वो बिना किसी कारण बताए जब्त कर लिया था सरकार ने। क्या सरकार किसी भी पासपोर्ट को बिना ठोस कारण छीन सकती है? तो विवाद यही था। सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न गया था कि क्या सरकार बिना किसी कारण बताए या किसी ठोस कारण के आपका पासपोर्ट जब्त कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला था। कोर्ट ने कहा था कि जीवन का अधिकार केवल सांस लेना का नाम नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत बड़ा डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मानव जीवन का अधिकार है, वो सांस लेना नहीं है। मान लीजिए आप किसी को सांस लेने दे रहे हैं तो वो जीवित है, इसका मतलब वो उसे अधिकार नहीं मिल गए, नहीं, उसके मानवीय गरिमामय जीवन का अधिकार है उसको। ठीक है, तो उसी का नतीजा आया था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया, यानी कानून केवल बना होना काफी नहीं है, उसे उचित और न्यायपूर्ण होना जरूरी है। तो कानून बना होना, देखिए एक चीज होती है विधि की उचित प्रक्रिया और एक होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कानून जो कह रहा है वही सर्वोपरि है। मान लीजिए अगर कानून में लिखा है कि वहां जाना बिल्कुल प्रतिबंधित है, तो आप वहां नहीं जा सकते। मान लीजिए XYZ जगह पे, और किसी ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि वहां पर किसी व्यक्ति की मान लीजिए जान जा सकती है आपके ना जाने से,
तो अगर आप वहाँ चले गए, उसकी जान बचा ली, तो आपको क्या है, ये है विधि की उचित प्रक्रिया। तो ऐसे में डिसीजन ये होना चाहिए कि विधि की उचित प्रक्रिया सबसे बेटर रहती है, ना कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मतलब समझते हैं ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये है कि जो कानून कह रहा है वही सर्वोपरि है, और विधि द्वारा स्थापित अगर हम विधि की उचित प्रक्रिया की बात करें तो उस परिस्थिति में जो सही था वो सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस परिस्थिति के आधार पे ही सारे डिसीजन लेने लग जाएं, नहीं। उसका मूल उद्देश्य हमारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका मेनका गांधी केस में। निजता का अधिकार, पुद्दुस्वामी केस 2017। तो निजता का अधिकार पुद्दुस्वामी केस 2017, ये आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। ये हाल के वर्षों में सबसे बड़ा विवाद है जो आधार कार्ड से शुरू हुआ था। तो ये विवाद जो है वो आधार कार्ड से 2017 में शुरू हुआ था। विवाद से सरकार ने तर्क दिया था कि संविधान में निजता, सॉरी, प्राइवेसी जैसा कोई मौलिक अधिकार नहीं लिखा है। तो सरकार ने डिसीजन दिया कि संविधान में मौलिक अधिकार में निजता या प्राइवेसी शब्द नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। 9 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से कहा कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार का हिस्सा है। ठीक है, तो ये बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 21 के अंतर्गत जो जीवन का अधिकार है उसी में हमारा निजता का अधिकार शामिल है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर शब्द उसमें लिखा ही हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो पुद्दुस्वामी केस 2017 आधार कार्ड को लेकर के आया था उसमें स्पष्ट कर दिया है कि जीवन के अधिकार में ही निजता का अधिकार शामिल है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि निजता का अधिकार या प्राइवेसी आपका लिखा हुआ नहीं है। तो ये सरकार से कहा था। इसके बाद ही डेटा प्रोटेक्शन और समलैंगिकता जैसे मुद्दे पर बड़ा फैसला आया। तो ये कहा कि उसकी निजता है कि वो कैसा रहना चाहते हैं। तो समलैंगिकता सेक्शन 370 के तहत ऐसे मुद्दे डिसीजन आए हैं इसी मुद्दे के बाद, ठीक है, या इसी डिसीजन के बाद। अनुच्छेद 22 और निवारक निरोध, ये विवाद बहुत अच्छा विवाद है मैं कहूँगा, क्योंकि इससे एक प्रश्न बनते हैं। तो अनुच्छेद 22(3) सरकार को यह शक्ति देता है कि ये किसी भी व्यक्ति को बिना जुर्म किए सिर्फ शंका के आधार पर 3 महीने तक जेल में रख सकता है। विवाद था, मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे काला कानून कहते हैं क्योंकि इसमें व्यक्ति को वकील या ट्रायल का मौका नहीं मिलता है। तो ये अनुच्छेद 22 और निवारक निरोध विवाद है, ठीक है। जैसे मीसा, टाडा, पोटा और वर्तमान में यूएपीएआई, इन कानूनों का राजनीतिक दुरुपयोग हमेशा चर्चा और विवाद का विषय रहता है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे और अब हम देख लेते हैं कुछ एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षा में आए हुए होते हैं, तो उनको भी कर लेते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 19 ए, 21, 14 और 25। तो आपको पता है 19(1), ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 19(1). इसमें उत्तर भी लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, 19(1). तो ये आपका अनुच्छेद 19(1) है जो वो आपका किसके प्रेस की स्वतंत्रता देता है। हम लोगों ने पहली ही स्लाइड में पहली ही बार ये सब पढ़ लिया था। अनुच्छेद 21 जो है वो हमारा क्या बताता है? अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो किसमें जो निजता का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो आपको पता होना चाहिए के एस पुद्दुस्वामी केस 2017 जिसमें आधार कार्ड को लेकर के विवाद हुआ था। तो उसी में ये बताया था कि जो निजता का अधिकार है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाला ही अधिकार है, जीवन का अधिकार है, उसी में ये चीजें शामिल। तो कौन सा है? के एस पुद्दुस्वामी केस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे है 86वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दी गई थी। तो 21(a) इसका सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। किस केस के बाद विधि की उचित प्रक्रिया भारत में लागू हुई? तो विधि की उचित प्रक्रिया, मेनका गांधी केस आप याद करिए, 1978 वाला, ठीक है। तो मेनका गांधी केस 1978 पासपोर्ट उनका जब्त किया गया था। तो उन्होंने कहा था कि जो उसका विधि की उचित प्रक्रिया ही जरूरी है। एडीएम जबलपुर केस 1976 मुख्य रूप से किस विषय में से संबंधित है? तो एडीएम जबलपुर केस 1976 मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था? ये आपको बताना है। बोलने की आज़ादी पर, आपातकाल के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता का निलंबन पर, ठीक है। तो आपातकाल के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता का निलंबन के बारे में 1976 में एडीएम जबलपुर केस आया था। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है।
और इसमें ध्यान रखना कि अगर कोई आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 आपसे नहीं छीना जा सकता है, ठीक है? बाकी के अनुच्छेद आपसे निलंबित हो जाएँगे। और हाँ, एक बात इसमें और याद रखना, जो अनुच्छेद 19 है, ये भारतीय नागरिकों के लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए। तो ये भारतीय नागरिकों को दिया गया है 19 में, जो 19(1) है, 19(1) में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ दी गई हैं, उनको भारतीय नागरिकों को दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि विदेशी नागरिक आकर के पूरे भारत में कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी रह सकता है, ऐसा नहीं है, भारतीय नागरिक ऐसा कर सकता है। तो ये बात याद रखना, अगर मैंने बताई नहीं है पहले, तो इस बात को अभी याद रख लें, ठीक है? तो इस तरीके से आज की क्लास हम लोगों ने कंप्लीट की है और ये अनुच्छेद आपके 19 से लेकर के 22 जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार था, विस्तार पूर्वक समझा। उसके केस क्या थे वो समझे, एमसीक्यू किस टाइप के बनते हैं वो उनको भी देखा। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक दे दीजिएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए कॉम्पिटिशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।